खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश की संसद में निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसके बाद विपक्ष में तो खलबली है ही, साथ ही साथ पक्ष वाले उसको ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। अब बात करने के लिए हमारे साथ डीडीए के सदस्य और वर्तमान में दिलशाद गार्डन के पार्षद वीर सिंह पवार हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट रखा, किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष तो काफी सवाल खड़े कर रहा है। पहले आपका पहल जानते हैं क्या है। नमस्कार, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इतना सुंदर बजट पेश किया कि जो गरीब से गरीब लेकर के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, मेरा मानना है कि ये जो बजट था रोजगार पूरक बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाला बजट है, संसाधनों वाला बढ़ाना बजट है और खास करके इसमें रोजगार, चौमुखी विकास देश का होगा। रोजगार जब होगा तो वो सब चीजें इसमें समाहित हैं, गांव गली से लेकर के और अर्बन विलेज से लेकर के और रूरल एरिया तक समाज इस बजट में सब समायोजित है। और निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ यह 26-27 का जो बजट है ये क्रांतिकारी बजट है, जो किसानों से लेकर के और मजदूरों तक सबका इसमें ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ कि सीतारमण जी ने ऐसा बजट दिया अपनी 9वीं बार कि जितनी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। बात करें, लगातार जो विपक्ष है आपके सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो ये बजट है इस बार गोलमोल बजट है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या पॉइंट ऐसे हैं जो देश को विकास की ओर ले जाएंगे और 2047 का विजन पास करेंगे? विपक्ष का काम है कमियां निकालना, लेकिन इन विगत 11 सालों में जो प्रधानमंत्री सुशील प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जिस तरह से आगे ले जाकर के और नए नए से कल कारखाने इस देश में बन रहे हैं, आयुध फैक्ट्रियां बन रही हैं, हम आयुध सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा है। और जिस तरह से देश के अंदर कोरोना के बाद ये लग रहा था कि पूरे विश्व में जिस तरह से इकोनॉमी डाउन में गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी उससे दुगना आगे रफ्तार से आगे चल रही है। और जिसको मूडी और सब जितनी एजेंसियां हैं सब ने, वर्ल्ड बैंक ने सराहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि जहां की इकोनॉमी हिली नहीं। तो निश्चित उसका कारण ये कि है कि प्रधानमंत्री जैसे स्वदेशी मैन्युफैक्चर पर और जिस तरह से जो दवाइयां हैं, कैंसर जैसी दवाइयां, जो इतनी महंगी दवाइयां, उनका आयात शुल्क कम करके निश्चित तौर पर भयंकर कैंसर जैसे बीमारी परिवार के बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रियायत और बहुत ज्यादा सस्ती दवाई हो जाएंगी, जिससे आम आदमी अपना इलाज करा पाएगा, परिवार बचेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि गरीब से गरीब वर्ग का एक बहुत बड़ा जो तेंदुपत्ता, जो बीड़ी उद्योग में जो लगे हुए थे, जो बीड़ी उद्योग चौपट हो रहा था, उसको सर्वाइव करने के, रोजगार को बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ता पे भी बहुत सारा उसमें इन्होंने बजट में वो लेके लिया। निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, जिस तरह से उनको फाइनेंस प्रोक्योरमेंट होगा, तो इस समय देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कदम प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं, तो स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, पॉइंटों की बात कर लें तो कुछ अहम पॉइंट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या अहम पॉइंट है जो इस बार इफेक्ट डालेगा और सस्ता होने वाले? इसमें जिस तरह आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, उसमें काफी बजट उसमें गया है जिससे रोजगार होगा, रोजगार, नवियों को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी। तो एक तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गए हैं। दूसरा, एजुकेशन की तरफ भी बहुत बड़ा है कि एजुकेशन हब बनाने जा रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं कि विदेशों से लोग आकर के, जैसे लोग यहाँ से बाहर जाते थे, विदेश के लोग यहाँ के इलाज कराएंगे, अपना सस्ता इलाज कराएंगे, उससे भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और भी चीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा इस बजट में लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो ये बजट है, इस बजट को बनाने में जो लोग बनाने में लगे हुए थे, बड़ी दूरदृष्टि लेके चले हैं, क्योंकि 2047 में जब देश हमारा
100 साल आजादी के पूरा कर रहा होगा, थर्ड इकोनॉमी हमारी, तो उसमें ये पहला कदम, ये बजट में जिस तरह से ये जो चीजें लाई गई हैं, निश्चित तौर उस कदम की ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करें, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इनकम टैक्स जो सबसे अहम मुद्दा होता है उस पर कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार की हो गई। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पे अब इनकम टैक्स की जो सजा थी उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है, उसके बाद कैसे देखते हैं? पिछली बार बजट में जो स्लैब दिया था, निश्चित पर सब लोगों ने उसका स्वागत किया था। इस बार टीडीएस में भी बहुत कटौती की है, तो उनका तो अपोजिशन का तो हर चीज पे बोलना होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन लोगों को दिखती नहीं है। तो निश्चित तौर से मैं कहता हूँ कि टीडीएस पर जो हमारे जो सीनियर सिटीजन जो जिनको पैसा टीडीएस ज्यादा कट जाता था, प्रॉपर्टी एक्सचेंज में भी करता था, निश्चित तौर पर उसमें कम करने से बहुत बड़ा फायदा वो आम आदमी लोगों को होगा, जो मिडिल मैन है उनको होगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय हर आदमी इनकम टैक्स दे, तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि तीसरी इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं हमारी, और वो पैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। तो इस तरह से अपोजिशन का ये रोना धोना तो लगा रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग और आम आदमी इस बजट को सराह रहा है, तो हम भी भूरी भूरी प्रशंसा, एज ए कार्यकर्ता के नाते मैं भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। विदेश यात्रा को लेकर भी कुछ एक अलग से अहम किया गया, यहाँ पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, अगर यात्रा करते हैं तो उसमें कम से कम रिबेट देनी पड़ेगी, उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत साहसिक कदम है, ये एक अच्छा कदम है कि विदेश यात्राओं में, और विदेश के लोग भी हमारे यहाँ, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ। तो भारत इतना विशाल महान देश है कि जहाँ हर बाहर का आदमी आने को लालच रहता है, तो निश्चित तौर पर अगर इसमें एक अच्छा कदम उठाया गया तो ये भी स्वागत योग्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रक्षा बजट इस बार पहली बार ऐड किया गया है, जो देखा जाता था सैनिकों को नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार रक्षा बजट से भी काफी फायदा होने वाला है। रक्षा बजट को लेकर कैसे कहेंगे? रक्षा, अभी ये अपोजिशन ये सवाल उठाया था कि रक्षा बजट बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, उन लोगों को पता नहीं, रक्षा बजट से भी एक मतलब है कि हम सामान यहाँ इंडिया में सामान बनाएं और दूसरे देशों को दें, क्योंकि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है, आज अमेरिका में पूछना चाहता हूँ लोगों से, आज अमेरिका में क्या क्या चीज ऐसी है, कोई खाने सोने के तो है नहीं, यही जो सामान रक्षा उपकरण बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ती है? तो ऐसे भारत भी एक दिन देखेगा आप कि 2047 से पहले पहले विश्व में अग्रणी हम लोग होंगे आयुध सामान बनाने वाले, और हर वर्ल्ड के हर कोने में हमारा सामान भारत का जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल वाहन, इलेक्ट्रिकल चीज, उनमें भी कहीं ना कहीं टैक्स पेयरों को भी और अन्य छूट दी गई है, उसको लेकर वो एक बहुत बड़ा मसला है देश का है, क्योंकि पॉल्यूशन रहेगा तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए, पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें इस बजट में दी गई हैं, और ये करनी भी चाहिए। अगर कोई जागरूक सरकार होगी तो इस पर ध्यान देगी। उसमें है कि मैक्सिमम प्लांटेशन हो, बहुत सारी चीजें हैं, खेती का कैसा, नहीं खेती का क्या कैसे करनी चाहिए, उसका भी उसमें समायोजन है। तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन के लिए जो ये कदम उठाए गए हैं, ये स्वागत योग्य कदम है, ये उठानी चाहिए थे। अभी तक एम्स अस्पताल जैसे हमारे देश में टोटल 5 अस्पताल होते थे, लेकिन बजट में देखा गया है कि और अन्य सुविधाएं देने के लिए 5 और आवंटित करने की बात है इस बजट में, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आने के बाद लगातार एम्स में बढ़ोतरी हो रही है, और इस बार उन्होंने नए एम्स की घोषणा की है, वो भी स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हर कोई आकर के महानगर दिल्ली में और एम्स का इलाज, एक अच्छा इलाज कराने के, एम्स लोगों की जिस तरह से मानसिकता रहती है, अगर और एम्स खुल जाते हैं तो हर जगह अलग अलग जग करके लोग अपने इलाज वहां करा पाएंगे, ताकि उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो घोषणा इन्होंने इस बजट में की, स्वागत योग्य कदम है, ये होना चाहिए था। बड़े बड़े शहरों में कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने अब 7 जो हाई स्पीड रेल है उनका भी कॉरिडोर बनाने की बात की है, चाहे फिर दिल्ली से वाराणसी हो या फिर मुंबई से पुणे। तो क्या देखते हैं, इससे क्या फायदा होगा और किस तरीके की? इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेंगे, जब रेल रूट नहीं आएंगे, नई ट्रेन आएंगी, तो लोग, गरीब से गरीब आदमी यात्रा करेगा, अपना बिजनेस बढ़ाने को जाएगा, अपने कारोबार करने के लिए जाएगा। निश्चित तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा, जब कनेक्टिविटी जब बन जाएगी, जब शहरों से गांव की दूरी कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर मैं ये समझ सकता हूं कि जो अपना प्रोडक्ट है, जिसको एक हफ्ते में लाने में शहरों में लगता था, अगर एक दिन में पहुंच जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो खेती की तरफ भी ध्यान देगा और अपनी उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और जो व्यवसायी लोग हैं, उनका जिस तरह से घंटों घंटों लग जाते हैं जाने में, हाई स्पीड ट्रेन आने से बहुत बड़ा फायदा सबको होने वाला है। कि क्योंकि आप देख रहे होंगे हवाई जहाज की टिकटें मिलनी बहुत मुश्किल है, बड़ा भारी भरकम इसमें क्राउड है,
तो अगर हाई स्पीड ट्रेनें लग जाती हैं तो लोग उसका भी सदुपयोग करेंगे। और मैंने कल ही देखे, एक ट्रेन का दिखा रहे थे, टीवी में दिखा रहा था कि वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ऐसी ट्रेन पहली बार देखी है कि जैसे हवाई जहाज जैसी सुविधा उसमें है। निश्चित तौर प्रधानमंत्री मोदी जी की यही विजन है कि आम आदमी को मैक्सिमम कैसे सुविधाएं दें, कम से कम खर्चे में कैसे मैक्सिमम सुविधाएं दें। तो मैं धन्यवाद करता हूं इसमें वित्त मंत्री जी का कि इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर रेल के तहत ध्यान। सर, बात करें मिडिल क्लास को बड़े अपर बजट से कोई मतलब नहीं होता, वो तो चाहते हैं कि उनकी घर की रसोई में आमदनी में थोड़ी बहुत गिरावट आए। तो घर की जो रसोई है उसमें इस बार क्या-क्या गिरने वाला है और कितना फायदा होगा? मेरा मानना है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को जितनी भी जो सारी चीजें मैंने बजट में गिनाई, मिडिल क्लास से उनका सदुपयोग करता है। अगर अच्छी कनेक्टिविटी होगी, रोड बढ़िया होंगी तो वो अपने रोजगार और स्वरोजगार करेंगे, वो उनके लिए है। बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे, प्राइस कंट्रोल है 2014 के बाद, सारी प्राइस कंट्रोल में है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप हर समय महंगाई का धरना और प्रदर्शन होते रहते थे। आप 2014 के बाद आपने एक भी धरना प्रदर्शन किसी का देखा नहीं, क्योंकि महंगाई जो लोग होर्डिंग करते थे उन पर दबाव है, होर्डिंग नहीं करते हैं और महंगाई पर कंट्रोल में है। निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ ये 2-3 विषय गिरणी सबसे ज्यादा दिखती है कि मेरे किचन का कितना हुआ। तो किचन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उल्टा बहुत सारी चीजों के दाम कम हुए हैं। तो इसमें हर वर्ग खुश है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, तो वो सब हम एक इंडिविजुअल जो लोअर मिडिल इनकम उन पर भी फर्क पड़ेगा। और इस तरह से जिस तरह आप देख रहे होंगे कि सोने के भाव इंटरनेशनल मार्केट तय करता है उन पर, जो बढ़ रहे थे, लेकिन इस बजट में बहुत ज्यादा एकदम तुरंत धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। चांदी का भी ऐसा ही हुआ। तो निश्चित तौर पर ये इंटरनेशनल मार्केट तय करती थी, वो भी रेट कम हो गए हैं, बहुत सारा डाउन हो गया, लेबर आ रहा है। तो निश्चित आम आदमी के अप्रोच पर सोना और चांदी आएगी, मेरा ऐसा मानना है। ये सुना आपने, ये थे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में डीडी के सदस्य, जिन्होंने बताया कि लगभग बजट एक जेब के अंदर समाने वाला है और घरेलू जो महिलाएं हैं उनके लिए भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोजगार होगा तो अपने आप ही सारे इनकम जो है अपने पास आएगी। तो कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।